प्रणाम। आज है 10 अक्टूबर, यानी राम राज्य की स्थापना हुई थी 5 अगस्त को, और आज है 10 अगस्त। 5 अगस्त को स्थापना हुई थी और राम राज्य की, और आज उसकी छठी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। छठी जो है वो बच्चे के जीवन में और परिवार के जीवन में एक बहुत बड़ा कदम होता है, जिसको समझना तो सब समझते ही हैं तकरीबन, कि छठी के दिन जो है बच्चा एक्सेप्ट होता है पूरे कुटुंब के लिए। एक्सेप्ट तो वैसे वो पहले दिन से हो जाता है, बट एक्सेप्ट से मेरा मतलब है उस दिन उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, और उसकी जो डिलीवरी के बाद की जो इनिशियल वो होती हैं इश्यूज, वो सारे के सारे टेक केयर हो जाते हैं तकरीबन 5 दिन में। 5 बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है नंबर। और छठे दिन से यानी शुक्र, छठा 6 नंबर जो है शुक्र का होता है। शुक्र को स्टार्ट करना, इग्नाइट करना, शुरू करना, ये समझ लो आपके छठी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन उसका शुक्र इनिशिएट होता है, ट्रिगर होता है। अगर वो बच्चे का जो ट्रिगर होता है शुक्र, वो नॉर्मली बुआ के दिए हुए कपड़े पहनाए जाते हैं उसको, तो बुआ और भतीजे का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बात समझने वाली है। कृष्ण ने बताया, ये बात कृष्ण ने बताई, क्योंकि उसकी बुआ के बच्चे थे पांडव। कृष्ण की बुआ लगती थी कुंती, तो कुंती बुआ थी, तो कृष्ण ने हमेशा पांडवों का साथ दिया। तो ये बात समझने की। और कृष्ण दुर्योधन ने अपने मामा मतलब शकुनी ने हमेशा अपने उनका साथ दिया। तो आप दोनों इससे समझ सकते हैं कि बुआ का जो इम्पोर्टेंस है कितनी ज्यादा है बच्चे के उसमें। तो छठी को बुआ के दिए हुए कपड़े पहनाए जाते हैं, और छठी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। छठी से समझो कि शुक्र जागरूक होना शुरू हो गया। तो राम राज्य स्थापना 5 अगस्त को हुई थी और आज छठी है। और आज के दिन शुक्र के साथ क्या जागृत हो रहा है? शुक्र ने जागृत किया निश्चल डेमोक्रेसी। आज से निश्चल डेमोक्रेसी का शुरुआत हो गई है, आप समझ लें। और 10 अगस्त को हम लोग निश्चल डेमोक्रेसी डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी निश्चल टेम्पल, जो भी निश्चल होना चाहे या निश्चलता से कनेक्टेड है या निश्चलिज्म से कनेक्टेड है, वो सभी लोग, खासकर श्वास योगी और षोडशपंथी, वो सभी लोग जो हैं, वो सभी लोग इस दिन को, आज के दिन को प्रसन्नता से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज छठी है राम राज्य स्थापना की, और शुक्र जागृत हुआ है जिसने निश्चलता डेमोक्रेसी को शुरू किया है। आज से निश्चलता डेमोक्रेसी डे, निश्चल गणतंत्र दिवस, निश्चल गणतंत्रता का समझो कि आज से शुरुआत हो गई है। राम राज्य आने का मतलब ही यही होता है। तो छठी की इंपॉर्टेंस इसी बात से आप समझ सकते हैं कि आज ही निश्चल गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्रता दिवस, निश्चल गणतंत्रता दिवस, और निश्चल डेमोक्रेसी डे जिसको कहते हैं। तो इसको समझ लें आप। और निश्चलिज्म का पसारा चल रहा है, निश्चलता का पसारा चल रहा है, निश्चलिज्म की बात हो रही है। निश्चलिज्म मीन्स चीटिंग फ्री वर्ल्ड। और उसमें ये नहीं है कि दूसरे के ऊपर कोई चीटिंग हमेशा दूसरा करता है, पर आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन करेगा, क्योंकि दूसरे में तो आपके अलावा आपकी सारी दुनिया दूसरे में ही है। आपके क्लोज से क्लोज रिलेशन, डिस्टेंस से डिस्टेंस रिलेशन, या ओनली फेलो ह्यूमंस लिविंग एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। तो चीटिंग तो कोई भी कर सकता है आपके साथ, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम चीट ना हो जाएं। बस
निश्चलता का पसारा अपने आप हो जाएगा अगर हम इंश्योर करें कि हम चीट ना हो जाए, हमें कोई चीट ना करे, ये बात पे चलने लगेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तक कुछ नहीं हो पाया। हर आदमी चाहता है कि चीटिंग नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, पर क्या गई है, बल्कि बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि हम दूसरे की चीटिंग को रोकने की कोशिश करने लग गए, जो कि संभव नहीं है। कारण एक की रोक सकते हो, 2 की रोक सकते हो, 4 की रोक सकते हो, 10 की रोक सकते हो, सबकी नहीं रोक सकते। 900 करोड़ 800 करोड़ लोगों में आप अकेले हो, हर इंसान अकेला है। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि अपने आप को तैयार कर लो इतना कि आपको कोई चीट कर ना सके। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कोई कर ना सके, करने के लिए तो लोग आएंगे ही। तो आपको ये करना है कि आपको पता लग जाए कि ये इंसान मुझे चीटिंग करने आ रहा है, जो आया है मेरे सामने वो मुझे चीटिंग करेगा या करने के चांसेस 50% से ज्यादा हैं। चलो परसेंटेज पे आ जाते हैं। तो क्या होगा कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना है मेरे को। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि सामने वाला मेरे से चीटिंग करेगा तो नेचुरली मैं उससे बात करने में थोड़ी सी ऐसी कोशिश करूंगा कि ज्यादा देर बात ना करनी पड़े और मेरे को पता ना लगे कि मैं कब चीट हो गया। तो इससे बेटर है कि आप अपने आप को तैयार इतना कर लो कि आपको तुरंत पता लग जाए वो चीटिंग करने आया। आप उससे जैसे मर्जी बात करो पर आपको वो चीट नहीं कर सकता, या वो तो चीट करने की पूरी कोशिश करेगा पर आप चीट नहीं हो सकते, आपको पता है। या अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है इससे चीट हो जाएंगे, तो किस लेवल तक चीटिंग लेनी है, किस लेवल तक चीट होना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। भाई सामने कोई मांगने वाला आ गया और वो उससे उसका मिसयूज करेगा, आपको पता है इस बात का, पर आप चाहते हैं कि चलो इसकी हेल्प भी कर दे, हो सकता है इसको जेन्युइन जरूरत हो। तो क्या करेंगे आप? तो आप डिफाइन कर लेंगे कि चलो इसको 5 रुपए देता हूं मैं, इससे वो काम तो नहीं कर पाएगा जो ये करता है नॉर्मली पैसे से, पर इस पैसे से अगर इसको वाकई चाय की जरूरत है तो चाय पी लेगा। तो यहां मैंने डिसाइड किया कि मैं किस हद तक चीट होना चाहता हूं, जबकि मुझे मालूम है कि सामने वाला चीटिंग करने आया है, और सामने वाला चीटिंग करने नहीं आया फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। पर सामने वाला कब चीटिंग करने लगेगा ये पता थोड़ी लगता है। तो आपको खुद को तैयार करना है। आपकी सारी सेंसेस, दशांग चक्र कहा गया है, दशांग चक्र आपको अपना जागृत रखना है और फंक्शनल रखना है, समय के साथ सिंक्रोनाइज रखना है। दशांग क्या है यहां पर, यह समझने की बात है। दशांग योग इसके लिए दिया गया है। वैसे दशांग योग फाउकोलॉजी ने दशांग योग दे दिया है। दशांग योग का अगर आप उपयोग करोगे तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आपको उन चीजों के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही एफर्ट करनी है, दशांग योग से अपने आप को अभ्यास कराना। तो गारंटी है कि आपका दशांग चक्र अपने आप ठीक चलने लगेगा। क्या है दशांग चक्र क्या नहीं है वो भूलने जरूरत नहीं है उसको जानने की, हालांकि समझना जरूरी है, क्योंकि बिना समझे अगर आप कोई काम करोगे तो उसमें नुकसान होने के चांसेस 90% है। समझ के करना है। तो दशांग मतलब 10 अंग, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, बात खत्म, कुछ है ही नहीं। 5 सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स एंड 5 फंक्शनल ऑर्गन्स, काम करने वाले। अगर ये 10 अंग, इसको दशांग कह दिया गया, और ये सिंक्रोनाइज होते हैं दशांग चक्र से। दशांग चक्र में 3 पॉइंट्स हैं, एक आपकी नाभि जहां पर मन रहता है, एक आपका हृदय जो ऊर्जा जनरेट करता है, और एक आपका मस्तिष्क जो डिसीजन लेता है। फिनिश्ड। इतनी सी तो बात है। दशांग चक्र इन 3 पॉइंट से बनता है। नाभि जहां मन रहता है, हृदय जहां पर हार्ट जहां पर ऊर्जा जनरेट होती है, और मस्तिष्क जो डिसीजन लेता है। ये दशांग चक्र है। इसको मेंटेन करना है, इसकी स्पीड को मेंटेन करना है, सिंक्रोनाइज करना है समय के साथ। अब समय के साथ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। यहां पर समय के साथ सिंक्रोनाइजेशन करने का मतलब क्या है ये समझ लो। ये दशांग चक्र है, ये समझ लो ये दशांग चक्र है, और इसमें 3 वो दिखाए गए हैं। मस्तिष्क,
हृदय ऊर्जा जनरेट कर रहा है, मन, क्योंकि मन जो है यहां दिखाया गया है। कारण पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, जहां मर्जी घूमता है, जो मर्जी सोचता है, जो मर्जी विचारता है, जो मर्जी समझता है, और डिसीजन मेकिंग यहां दिखाई गई है। बिना ऊर्जा के ये दोनों बेकार हैं। तो ये समझ लो, ये दशांग चक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हमने समय के साथ सिंक्रोनाइज करना है। अब ये समय के साथ सिंक्रोनाइज करने का क्या अभिप्राय है, ये समझने की बात है। ये वर्चुअल चलता है, ये तो मैं घुमा के दिखा रहा हूं आपको, पर ये वर्चुअल चलता है। तो आप ये समझें कि सिंक्रोनाइज, समय के साथ सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है। समय के साथ सिंक्रोनाइज करने का मतलब ये है कि जब आप सो रहे हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह से चलना चाहिए कि आपको डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन चलते रहना चाहिए जिससे कि आपको, अगर कोई एक्सटर्नल एलिमेंट आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है तो उसको समझ सकें आप सोते हुए भी। जब आप काम कर रहे हैं, आपको पता है 50 किलो उठाना है वजन, तो 50 किलो उठाने के लिए आपका दशांग चक्र इस तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाए कि वो आप 50 किलो उठा सको। अगर 10 किलो उठाना है तो 10 किलो के हिसाब से सिंक्रोनाइज हो जाए कि आप 10 किलो ही उठाओ, तो आपको एक्स्ट्रा बर्डन की जरूरत ना पड़े और 50 किलो एक्स्ट्रा बर्डन लगे ना। तरीका कोई भी हो, भाई आपकी कैपेसिटी मान लो 10 किलो उठाने की और आपको उठाना है 50 किलो, मजबूरी है, तो क्या करोगे आप? बड़ा सिंपल है, मैं कोई ना कोई टूल यूज करूंगा। टूल इसीलिए बने हैं, टूल का उपयोग करो। तो ये जब दशांग चक्र आपका सिंक्रोनाइज होगा समय के साथ, तो आपको समझ आएगा कि टूल यूज करना है, कौन सा टूल यूज करना है, उसको अवेलेबल है कि नहीं है, या जो कुछ अवेलेबल है उसको टूल कैसे बनाऊं। तो दशांग चक्र को समय के साथ सिंक्रोनाइज करने का मतलब यही है कि जिस समय जिस चीज की जरूरत है, जो भी काम करना है आपने, उसके हिसाब से आपका दशांग चक्र उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए टूल्स हैं। और हर तरह के टूल्स अवेलेबल। आजकल तो कलयुग कहते हैं, कलयुग मतलब कल पुर्जों का जमाना, कलयुग का समय, कल पुर्जों का जमाना, यानी टूल्स का जमाना। और अब तो तत्व बैलेंसिंग टूल्स आ गए हैं। पिछले 10-12 साल से सुन रहे हैं हम लोग, बल्कि 15 साल ही हो गए। कुच्छल एंटीना, एक टूल का नाम बताता हूं मैं, पता नहीं इसमें कहीं फोटो उसकी होगी या नहीं होगी, मैं दिखा सकता हूं आपको, पहले दिखाई होगी मैंने। उसमें 3 गोले होते हैं, नहीं इसमें नहीं है, इसमें कहीं पर है नहीं वो। तो उसमें 3 गोले होते हैं, वो तकरीबन ऐसा लगता है, ऐसे एक ऐसे, फिर उसके बाद एक इधर और एक नीचे डंडी। तो ये क्या है? कुच्छल एंटीना कहा गया इसको। ये है क्या? नेचर से एनर्जी के सोर्सेज अवेलेबल है नेचर में, नेचर ही एनर्जी प्रोवाइड करती है आपको। तो वो नेचर से जो सोर्स, नेचर इंफॉर्मेशन देती है आपको, तो एनर्जी तो नेचर को भी चाहिए ना। अब आप सांस ले रहे हो और हवा, अगर डेड हवा को सांस ले, डेड हवा क्या है? अच्छा, अभी तो आपको डेड हवा का भी नहीं पता होगा शायद। डेड हवा मतलब जिसमें पोल्यूशन मैक्सिमम है। सिंपल। और जैसे जैसे पोल्यूशन कम होता जाएगा, वैसे वैसे वो हवा लाइव होती चली जाएगी, एनर्जेटिक होती चली जाएगी। उस ऊर्जा का नाम है कृष्णांश। वो है फ्यूल। वो फ्यूल है किसके लिए? आपके हार्ट के लिए। कमाल है, आपके हार्ट के लिए इतना फ्यूल अवेलेबल है, हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं। कलपुर्जों का जमाना है भाई, तो कलपुर्जों का जमाने का मतलब ये थोड़ी कि आप हवा को पोल्यूट करोगे। समझ नहीं आई। हमने रिसर्च करी, इनोवेशन तो करी नहीं, हमने डिस्कवरी करी, हमने इनोवेशन तो की नहीं। और हमने इनोवेशन भी करी तो जो एग्जिस्टिंग है उसको इनोवेट किया रिसर्च करके। क्या तीर मार लिया आपने?
रिसर्च तो शब्द ही अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कारण अगर आप रिसर्च करते रहोगे, वो कहते हैं लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। दैट मीन्स यू कीप डूइंग मिस्टेक्स एंड कीप लर्निंग फ्रॉम देम। व्हेन विल यू स्पेंड योर लाइफ? इट इज बाउंड टू बिकम सिक। You are sick for yourself, you are sick for others. Your family life is dump. So what is the point cultivating that family life where you are not going to have, you are going to feel that as burden? Today most of the families, they feel, couples, I am surprised that couples feel burden on each other. They do spying for each other. I swear, the society has fallen to which level? Couple is doing spying to each other. No faith. We should have zero emission. We are having zero faith. All this is given by research. Whatever mistakes the earlier people did, we are repeating the same. Today, we want to do, everyone wants to get into Yudh, Mahabharat, war. We have not learned anything from Mahabharat. What we have learned from Mahabharat is how to make a weapon which can kill maximum. Whoa, you must have listened. The situation has fallen down to what today in Mahabharat, the first rule was that the capability of two persons, they will fight. You will not fight a person below the capability. Then this rule was broken by first whom? Do you know that? This rule was broken by Bhishma Pitama himself. First. He was the senior most person at that time. And do you know how he broke it? He said to Duryodhan that from tomorrow onwards, I will kill minimum 10,000 Sainiks. Bhishma Pitama, the pupil, Shishya of Parshuram. What is the utility, what he has learned from Parshuram? Parshuram killed the people who want to fight absolutely, or who want to do thagi, who want to do looting. Parshuram eliminated all. But have they got eliminated? No. We are doing research that how Parshuram killed so many. We are not doing research that what was the fun when he eliminated all, and again how it has come back. Cheating. Today cheating is maximum in the world. If couples are cheating to each other, in the couple, two people, they are cheating with each other. So spying is needed. What could be worse? How do you expect that your next generation will do good to you? Any reason? Give me one reason that why should next generation take care of you? You are doing research how maximum people I can kill. Corona. For that matter, all biological weapons. Or for that matter, all weapons. It is said today that we have so many weapons that even if 1% is used, entire earth can be finished in many times with 1% of utility, 1% weapons getting used. So what we have learned from Mahabharata? How to kill maximum. Mahabharata killed all. Parshuram ji killed all. So is killing the solution?
Krishna had shown in Mahabharata the mentality of each one. Mahabharata is giving you all examples to understand we have not to go on that path. Nobody is ready to do research on that. How we don't go to that path? If you want to eliminate negativity, first you have to understand what is negativity. If you do not understand the negativity, how will you eliminate? You can't eliminate it from yourself. Cheating is a virtual parameter, and man is a virtual parameter. Science says what I can't see with my eyes, it doesn't exist. So we are getting misled by ourselves. We are misleading ourselves. We are taking all those references, using all those references, which are killing me. We all of us are walking on the path of suicide. And then we are talking why teenage community is doing suicide. We are enforcing them to do that, knowingly or unknowingly. Ignorance is not a bliss. At the same time, learning everything is also not a bliss. Doing research is a waste. Discoveries, innovation is the key. What is innovation? Very difficult to understand. There is no words. Everybody says, I innovated this. Oh, you have, by research you can never innovate. By doing research you can never innovate. In the kitchen, if you have to cook good pakoras, then you have to have all the ingredients. Innovation is that I didn't have one kind of ingredient, but I still managed to create the same taste or similar taste by using some other thing, mixing two things or three things. Like chutney. I didn't have dhania, I didn't have pudina, but I still created chutney. And it tasted good. Almost similar to that. How? Simple. Since hara dhania was not there, the fresh dhania was not there, I used the dhania seeds. And then place masalas accordingly. Other ingredients accordingly, whatever I had. And in fact, that chutney tasted more than the fresh chutney. And it doesn't have any harm. It has benefited more than the benefits given by green chutney, the fresh chutney. You will be surprised to know that. Why? Because dhania seeds had all the properties of dhania, whereas dhania leaves, which you use in chutney, they cannot have all the ingredients of dhania in the leaf. Not possible. Maximum of them are killed by sun rays. Photosynthesis process has already been explained. So, I think Nischal Democracy Day, the celebration of Nischal Democracy Day confirms that no more research, no more tukkas, no more. Everything should be perfect, innovative, not from the existing material, but first thing what we have to understand is there is nothing called virtual. If I can't see Japan, that doesn't mean Japan is virtual. Man is virtual.
Everybody says man is virtual. Is it? Everybody uses the word and they say it's virtual. What nonsense. Man is residing in your navel area. Brain, buddhi. Is it virtual? We accept that liver in us is not virtual, but we are talking about man which is virtual. I am surprised. Mental body, no one knows about it. And spiritual body, oh, so much of confusion. And soul, soulism, no one even wants to know about it. The most important part in your most important prani. There is a difference between insan and prani. That itself is not known. Insan is what you are born in that body. Physical body is insan. But mental body along with soulism and spiritual body and water body. Put together. Water is not the blood which is flowing in your veins. That is not water. That is blood. And people talk about, oh, body has 70% water content. Oh, hell with you, yaar. I mean, where is water? Is there any water in the body? What you sweat out is not a water. For how long we will keep stuck in these? For how long we will keep ourselves occupied in these, and when we will learn to innovate? We have 5 bodies, when will we understand that? And one body, physical body is insan. Unless the other 4 bodies are maintained, this physical body will never be healthy. So you have to maintain all the 5. Then only you can become prani. Till now, we are all insans only. Because we don't know how to become prani. Since we don't know ourselves, we are trying to do research on others. If I am not able to do research on myself, how can I do research on others? So, we have to understand that we have to protect ourselves in such a protect from what? Protect from what? Protect from getting cheated. Protect from getting jealous. Getting jealous means somebody is jealous of me and he harms me, which I don't know. Who is going to harm me? Who is how much jealous with me? So first doubt will go to whom? Spouse. He or she is jealous of me. So he or she has done this. We don't know what yugal is. When the male goes out of house to get married, he was 1. When he got married, he became 2. There are 2 people joined. So now they are not individual anymore. They are as yugal. So this has to be understood. Ram Rajya. Ram and Sita. Ramji has set the reference of yugal, not Dashrath. It's Ramji has set the
reference, what kind of yugal, what is yugal? They are one unit. But here you are two individuals. Society has to consider, पहले तो you have to consider that you are two individuals, but as yugal. Two individual, why? Because each one is responsible for self. First, if I don't remember, I became from insan to prani, and female became insan to prani, both married. After that, if you don't remain prani anymore, then what will happen? You will start feeling burden on each other. If you are prani, if you are able to maintain your pranihood, then definitely you will never feel burden on each other at all. Yugal does not mean burden to anyone. Prani means no burden to anyone. You know, when you join the two things, weld the two things, if other thing is heavy, you need another sports. Hence, you must understand that what is yugal, how you have to understand that how yugalta is maintained. You have to learn all systems available through pharmacology, latest technology. Hence, everything is technology oriented. I was talking about Kuchal antenna, which I have kept aside at that time, but now is the time. If you want to use natural energy is provided by sun, moon, stars and planets, nakshatras. How to receive that energy? So that Kuchal antenna is helpful in receiving that energy, provided you wear it and do the procedure daily. It has to be done daily. Your energy is coming daily and you need it every day. Hence, Kuchal antenna, the Tattva balancing tool. This is as I said, it looks like one gola with an arrow, with a wire going up. That is a receiver from the source of energies available in universe. And then there is two golas which are converting that energy into usable by you according to your need. And then 7 kind of character you can see, which is supplying you the energy to your place of mind. You will find if you adopt that procedure and you wear the antenna, you will find that your man is not chanchal too much. It is in your control. Everybody says man ko control karo. So this is the procedure. Man gets disturbed when it is weaker in energy. Very simple. जिसका मन ज्यादा चंचल है उसको वो नेचुरल एनर्जीज का यूज नहीं कर पा रहा है, यानी योर मन हैज स्टार्टेड स्टार्विंग ऑफ एनर्जी. If your man starts starving of energy, then obviously it will become running here and there, very, very desperately looking for energy.
If you have a headache, that means your brain is starving of energy. Natural energy. It's not that you put a balm and malish it and it gives you energy. No. That may give you 1% energy or so. It will give you in nasha, that you don't feel headache. But that's still there. But if you start receiving natural energy, you will never have headache. So learn to prepare yourself first from insan to prani, then prani to yugal, and then yugal to parivar, and then parivar to Vasudev Kutum, and then in fact parivar to Kutum, then Vasudev Kutum, and then Vasudev Kutumbakam. This is how these steps go. There is a poem in this book. It is called Prani Ikai hai Parivar ki. Insan he has not taken. He starts from Prani itself. Prani Ikai hai Parivar ki. परिवार इकाई है कुटुंब की, कुटुंब इकाई है वासुदेव कुटुंबकम की, और वसुधा इकाई है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में तो अपने आप ही अशांति छाएगी यदि एक भी इकाई कहीं भी गड़बड़ाएगी। तो ये चीजें समझने की है। इनोवेटिव यही आपको इनोवेटिव बनाएंगी। आप प्राणी अगर नहीं बनोगे तो आप रिसर्च ही करते रहोगे, इनोवेटिव नहीं बन सकते। रिसर्च के टाइम पे आप इनोवेशन कर रहे हो तो वो तुक्का है, बाय चांस। तुक्के से नुकसान होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो आपको वो एक्सेप्शन में डालनी पड़ती है। साइंस क्या करता है, जो चीज उसको लगता है कि यार ये मेरे पैरामीटर से मैच नहीं कर रही, एक्सेप्शन में डाल दो। वो कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है, पर रिएक्शन क्या होता है ये नहीं बताया किसी ने भी कुछ। क्यों? क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हम लोग कहां घूम रहे हैं? वो कब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे? जब तक कि आपको रिएक्शन का ही नहीं पता तो आप एक्शन करते रहो, रिएक्शन मिलता रहेगा उसका, और फिर हॉस्पिटल में पड़े रहो। परिवार को भी दुखी रखो, कपल को भी दुखी रखो, और कुटुंब को भी दुखी रखो, सारे के सारे परेशान रहेंगे। मैं आसन कर रहा था और मेरे कमर में झटका आ गया। अरे भैया, ये एक्शन का रिएक्शन ये हो रहा है अगर, तो फिर तो आप मतलब मैं क्या कहूं इस बारे में, आप समझ लो इस बात को अपने आप ही। और नहीं समझ सकते तो इसका फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं शीर्षासन कर रहा था, मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। और चोट कहां लगी है पता ही नहीं। 6 महीने बाद उसके लगा के वो कुछ जहां पेन है, कुछ दर्द हुआ, कोई उंगली ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे एग्जाम्पल सुने हैं मैंने कि एक आदमी की उंगली में दर्द होता था, तो वो ऐसे कुछ करता था, वो ठीक सा हो जाता था, फिर हो जाता था, ठीक सा हो जाता, फिर हो जाता। तो किसी ने कहा, वो अच्छा बहुत रिच आदमी था, वो पैसे वैसे बहुत थे उसको किसी तरह के ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी करवा सकता था वो, पर उसको पता ही नहीं था उंगली में दर्द हो रहा है। तो उसने कहा कि आप ना एक बार चेकअप कराओ अपना। उसने चेकअप कराया, कुछ भी नहीं आया उसमें। फिर उसने कहा कि आप ना अपना ब्रेन वो स्कैन करवाओ, सीटी स्कैन कराओ ब्रेन का। तो पता लगा वहां पर एक क्लॉट है। अब ये क्लॉट कहां से आया? बचपन में कभी चोट लगी होगी और वो क्लॉट एक्टिव अब हुआ है। ये रिसर्च है हमारी कि हमने रिसर्च करके ये पता लगा लिया कि तेरे को बचपन में चोट लगी थी
उसका क्लॉट बना था वो अब एक्टिव हुआ है। ये रिसर्च है हमारी। तो इस रिसर्च का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बेकार है। आप सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का नुकसान ही पहुंचा रहे हो और कुछ नहीं। कृपया रिसर्च से इनोवेटिव में जाओ, इनोवेशन में जाओ। उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नेचुरली जब रिसर्च करने आते हो तो पहले आप इतनी सारी डिग्रियां लेते हो, तभी तो पीएचडी के लिए आप जाते हो, रिसर्च करने के लिए। और जुगाड़ के लिए आपको कोई डिग्री लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो इनोवेशन है। इनोवेशन समझनी है तो जुगाड़ को समझो। जुगाड़ जड़ है रिसर्च की। आप रिसर्च करते हो जुगाड़ पर, तो इनोवेशन पे आप रिसर्च कर रहे हो, उसको रिसर्च कह रहे हो। वो तो ऑलरेडी हो चुका है भाई, वो तो बन चुका है। जुगाड़ बना तो आपके दिमाग में आया कि इसको ऐसे मॉडिफाई कर ले, तो उसको रिसर्च नहीं मॉडिफिकेशन कहो, इंप्रूवमेंट कहो उसके ऊपर। तो आपको ये चीजें समझनी ही पड़ेंगी। और इंसान से प्राणी बनना पहला लक्ष्य है, कम से कम वो तो प्राप्त कर लो इस जन्म में। वो कहते हैं प्राणी ही वही है जो सनातन रहता है, इंसान सनातन नहीं रहता, प्राणी सनातन रहता है। तो पहला लक्ष्य प्राप्त करो, तभी युगल में बनो, जाओ। और ये तो 2-4-5 साल में ही प्राप्त होना संभव है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 साल के जब होते हो तो सीखना शुरू कर दो और बस फिर देखो आप। पक्की बात है कि प्राणी तो बनना ही पड़ेगा अगर आप इनोवेशन, रिसर्च, डिस्कवरी की फर्क समझना चाहते हैं। तो डिस्कवरी कहते हैं कोई चीज पड़ी थी, वही जापान डिस्कवर हुआ, इंडिया डिस्कवर हुआ। अरे भैया ये चीज आज बड़ी है, इसमें डिस्कवर क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता था, तो डिस्कवरी हो गई है। तो डिस्कवरी तो हर रोज हर आदमी करता है, हर इंसान रोज ही कोई ना कोई डिस्कवरी करता है। हर इंसान रोज ही रिसर्च करता है। आजकल खाने के अंदर कितनी वैरायटी है, कितने तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं, वो कैसे है? वो रिसर्च ही तो है सारी। आज इसको जोड़ करके ये बना दिया, इसको जोड़ करके ये बना दिया, वो 2 चीजें तो वही हैं, इंग्रेडिएंट तो वही हैं। आप इसे समझ लो ना कि हर इंसान अलग शक्ल लेकर के घूम रहा है। पकवान तो आप 200 तरह के बना लोगे, 500 तरह के बना लोगे, 800 करोड़ लोग, वो सारे के सारे अलग। ये भी तो एक वो है इनोवेशन, तो सारे के सारे अलग। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि दाल बनाई, उसमें जो कुछ डला था, फिर छौंक बना दिया, तो जिसने जितना छौंक डाला सबने अलग अलग डाला। किसी ने 1 चम्मच, किसी ने आधा चम्मच, किसी ने 2 चम्मच। छौंक तो एक ही था, पर सबने अपनी अपनी दाल को कस्टमाइज कर लिया अपने हिसाब से। तो कस्टमाइजेशन, मॉडिफिकेशन and customization, that's all. There is nothing called research. All research is nothing but customization. बटन यहां लगाना है या यहां लगाना है या यहां लगाना है, बटन 4 लगाने हैं कि 6 लगाने हैं, ये रिसर्च है हमारी। और इनोवेशन क्या है? और मैंने जो चटनी बनाई उसमें धनिया नहीं था मेरे पास, तो मैंने धनिया बीज डाल के बना दी। भाई डाला तो धनिया ही ना, ये इनोवेशन। इन चीजों को समझना जरूरी है। खासकर आने वाली जनरेशन आपके ऊपर भरोसा नहीं करती 1 पैसे का भी। क्यों? बड़ा सिंपल है, कहते हैं उसको पता ही कुछ नहीं है, उससे ज्यादा तो हमें पता है, हमारे से पूछता रहता है वो। हम गूगल में सर्च किया और तुरंत बता दिया, उसको गूगल चलाना नहीं आता।
बताओ, आज की तारीख में अगर गूगल आपको चलाना नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है, इसका मतलब यंगर जनरेशन की बेचारी की ये हालत हो चुकी है। और हम तो ये कहते थे कि भी जो चीज, साइंस ने ये कहा कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो एग्जिस्ट नहीं करती, पर आज की जनरेशन कहती है जो चीज गूगल नहीं बताता वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मान लो गूगल ने मेरे अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया कुछ भी, तो मेरे पेरेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए तो राम के बारे में ये कहा गया कि राम एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये तो एक कल्पना है। अगर गूगल आपको, आप जो ढूंढ रहे हो उसके बारे में नहीं बताता तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। आज की नेचर, आज की जनरेशन की ये हालत हो गई है कि वो बेचारे, उनको गूगल के अलावा और कुछ पता ही नहीं है। गूगल ने अगर सर्च करके दे दिया तो ठीक है, और गूगल सर्च नहीं कर पाया तो बेकार है, वो है ही नहीं। कोई तीर्थ स्थान जो इतना एनर्जेटिक है, इतना पावरफुल है, इतना बढ़िया है, वहां पर जाते ही सारे रोग ठीक हो जाते हैं, वो गूगल को नहीं पता, तो यंगर जनरेशन मानेगी, सवाल ही नहीं उठता। पर गलती से अगर वो वहां पहुंच गए, गलती से घूमने जा रहे हैं, कार लेकर निकले और गलती से उस जगह पर पहुंच गए, तो पता लगा कि यार मेरे को तो एनर्जी इतनी मिल गई, उस जगह पे जाने का बहुत फायदा है, वो बार बार जाने लगा वहां पर। तो उन जगह को ही मंदिर कहा जाता था। और जिस तरह के रोग दूर हुए उस तरह के भगवान जी देवता हो गए, क्योंकि वो देवता वहां पर वास करते थे। वो वहां पर वो एनर्जी छोड़कर गए। ये कैसे समझ आया? देखो, अभी कृष्णांश भगवान जब 2014 में पृथ्वी को छोड़ करके आगे चले गए, आगे चले गए का क्या मतलब? पृथ्वी छोड़ गए मतलब मर गए? अरे भैया, अगर मैं कालकाजी में रहता हूँ मान लो, या मैं लाजपत नगर में रहता हूँ, या मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली छोड़ के मैं बेंगलोर शिफ्ट कर गया तो मैं मर गया क्या दिल्ली वालों के लिए? ऐसा नहीं होता है भैया, समझो। आप रिसर्च नहीं, इनोवेशन करो। इनोवेशन ये है कि भैया मरा नहीं है, मरने की तो खबर आएगी। अगर मैं दिल्ली छोड़ गया हूं और बेंगलोर में जाके रहने लग गया, या मैं इंडिया छोड़ के अमेरिका में रहने लग गया जाकर के, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया के लिए मर गया। ऐसे ही स्थान है ऐसे जहां पर बेस्ट एनर्जी अवेलेबल है। वो कहते हैं ना कि एक कोई तालाब है, कोई जहां का पानी है, झरना है कोई, जहां का पानी रोग दूर करता है, उम्र बढ़ जाती है। उम्र बढ़ती कैसे है? रोग नहीं आएंगे आपको तो उम्र तो आपकी बढ़ी गई। रोग तो आपकी आधी उम्र खा जाते हैं। रोग नहीं आए तो आपकी पूरी उम्र हुई, और पूरी उम्र हुई तो अब आपको पता है कि कलयुग के अंदर 125 साल की उम्र बताई गई है, कि कलयुग में कम इंसान की एवरेज, अगर वो ठीक जिंदगी बिताता है तो 125 साल उम्र जीता है वो। और आजकल मरते कितने में? कोई अगर 80 साल में मरता है तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसने उम्र पाई, 90 साल तो पता ही नहीं। और वो पानी पी रहे तो वो 125, जो उस किनारे के आसपास रहते हैं वहां कहते हैं वो 125 साल के लोग रह रहे हैं। 125 साल, 150 साल तक की उम्र भी है। 150, 130, 140 साल की उम्र के लोगों को तो मैं भी मिला हूं, और मैं तो और ज्यादा उम्र के लोगों को मिला हूं, पर पता नहीं लगता कि उनकी उम्र ज्यादा है कम है। पर मुझे अपने आप को मैंने इतना तैयार कर लिया कि मुझे समझ आ जाता है कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अब वो यही बात है कि वो मेरे को चीटिंग तो नहीं करेगा, ये मेरे को समझना है। वो नहीं आके बताएगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूं, मुझे समझना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्र 3000 साल है। अब बताओ मैं उसके ऊपर भरोसा करूं कि नहीं करूं? ज्ञानगंज एक ऐसा स्थान है जहां पर 5-5 हजार, 10-10 साल, 20-20 हजार साल के लोग रह रहे हैं, पर ज्ञानगंज ही दिखाई नहीं देता किसी को। भैया इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, पर नाम तो है, ज्ञानगंज है तो नाम है, आप सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। पर वहां जाके देखो तो जंगल है, कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं देता कोई। ये भी सुना है, मैं गया नहीं हूं भाई, मेरे को ज्ञानगंज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि बात चल रही थी तो इस बात से ये बात जोड़ने का वो था, जरूरी था बताना आपको कि 20-20 हजार साल, 40-40 हजार साल के लोग हैं, अभी भी हैं।
कृष्णांश भगवान जी जब पृथ्वी छोड़कर जा रहे थे तो हवा की ऊर्जा बनकर के बैठ गए। बैठ गए का मतलब ये नहीं कि वो खुद बैठ गए, उन्होंने अपना अंश वहां पर छोड़ दिया जो एनर्जी देता है हवा को। और हवा की एनर्जी को यूज करने लगो तो आप निरोगी हो ही गए, गारंटी है। और ऑल लेवल्स, पांचों के पांच शरीरों में निरोगी हो गए आप। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, सोलिज्म बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉन्जेनियल नेटवर्क। तो ये चीजें समझने की हैं, मानने की हैं, मानना ही पड़ेगा। मानने के लिए समझे बिना मानोगे तो वो बेकार है, क्योंकि उसका आप उपयोग नहीं कर पाओगे। समझकर मानोगे तो इसका उपयोग कर पाओगे। आप सोचकर देखो, ये 5 बॉडी बताई गई हैं और इन 5 बॉडी से रिलेटेड तत्व बताए गए हैं। आप उनको देखो, समझो और जोड़ लो, पता लग जाएगा आपको। आपको तत्व भी समझ में आ जाएंगे, अपने आप को भी समझ में आ जाएगा। फिर उसको मेंटेन करना है तो प्राणी बन जाओगे। प्राणी बनने में है ही क्या। तो एनर्जी वाली बात कर रहा था कि जगहों पर एनर्जी है तो देवताओं, उनको देवता कहा गया है। देवता मतलब जो देता है मांगने पर, यानी उस जगह पर है वो एनर्जी। आप यहां से वहां जाओगे, जो मूर्ति वहां पर खड़ी है उस मूर्ति ने उस एनर्जी को स्प्रेड कर रखा है। अगर वहां से मूर्ति हटा दोगे तो वो एनर्जी तो स्प्रेडेड रहेगी, वहां रहेगी, पर वो कंसंट्रेट हो जाएगी, एरिया उसका कम हो जाएगा। जब तक वो मूर्ति वहां पर है तब तक उसका एरिया मान लो 10 किलोमीटर है डायमीटर। लेकिन अगर मूर्ति आपने वहां से हटा ली तो वो 10 किलोमीटर की जगह पे आधा किलोमीटर रह जाएगा। ये फैक्ट है। तो मूर्ति हटाना तो बेवकूफी है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि मूर्ति क्या होती है। मूर्ति का मतलब क्या है? मूर्ति का मतलब है कि उसने उस ऑरा, उस मूर्ति का ऑरा, उस एनर्जी का ऑरा 10 किलोमीटर रेंज का है। जब तक वो मूर्ति वहां पर स्थापित है, उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर, क्योंकि एनर्जी तो वह पॉइंट पर है और मूर्ति की वजह से वो 10 किलोमीटर का घेरा बना लिया उसने। अगर वहां से मूर्ति हटा ली तो वो घेरा आधे किलोमीटर का रह जाएगा। बात ये है समझने वाली। जैसे अब काल सर्कल है, काल सर्कल 3 मील का घेरा है। कहां से? यहां पर मां काली मां का चौक है, काली माता चौक कहलाता है वो, गोल चक्कर है, उसके आसपास हॉस्पिटल्स है, 2 डिस्पेंसरीज है आई वुड से, आमने सामने, तो पता लग जाएगा। गोल चक्कर है वो, काली माई का गोल चक्कर कालका जी में है। ये दिल्ली के सबसे पावरफुल इलाका कहलाता है कालका जी मंदिर की वजह से। उस कालका जी मंदिर, उसका सेंटर यहां है गोल चक्कर पे। और काल सर्कल जब से बना है, जब से ये गोल चक्कर की थोड़ी सी महत्ता समझ में आने लगी, तो इसका एरिया ऑरा नापने की कोशिश करी गई तो 3 मील का घेरा है, 3 मील रेडियस। तो इस 3 मील के अंदर अंदर जो आता है वहां पर इसकी एनर्जी रहती है। हमें यूज करना नहीं आता। हमने अपने आप को तैयार ही नहीं किया कि वो एनर्जी हमें फायदा दे। एनर्जी तो है, पर अगर हम उसको यूज नहीं, भाई गैस है मेरे घर में, अगर मैं उसको यूज ही नहीं करूंगा तो फिर क्या वो सिलेंडर भरा रहेगा? और मैंने सीखना तो पड़ेगा ही मुझे कि गैस को यूज कैसे करना है। आप देखो, ये मूर्ति वाला कंसेप्ट जो है मैं आपको बताया, उसको समझना है तो आप गैस सिलेंडर समझ लो। गैस सिलेंडर जहां पर है वो उतना सही है, लेकिन जब वो फटता है तो कितना दूर तक उसका इफेक्ट जाता है। वो ऑरा है, जब फटता है वो, तो वो ऑरा दिखाता है अपना। पर गैस सिलेंडर और मूर्ति में फर्क क्या है? गैस सिलेंडर कहीं भी रखा जा सकता है। मूर्ति जहां पर रखी गई थी, सारी मूर्तियों में ऐसा नहीं होता हर जगह पर एनर्जी है, ऐसा नहीं है।
कुछ स्थान है जहां पर, और सारी एनर्जी जो है भी वो अलग अलग किस्म की है। कहीं पे कोई तत्व की एनर्जी, कोई शरीर बैलेंस होता है, यानी कोई तत्व, कहीं पर कोई शरीर, कहीं पे कोई शरीर, कहीं पे कोई शरीर। और उसको रिसीव करने के लिए आपने अपने आप को भी तो तैयार करना पड़ेगा। वो किया ही नहीं, क्यों? प्रोसीजर ही नहीं पता, कुछ एंटीना लगाया ही नहीं, तो एनर्जी रिसीव कैसे होगी? और कुछ एंटीना का जो मैंने एक एग्जांपल अभी लिया है वो ये है कि अगर आप उसके जो, जैसे मैंने बताया कि 3 मील का घेरा है, तो उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी तो गोलचक्कर के आसपास होगी ना, विद इन 1 माइल। तो वहां पर आपको आकर के एनर्जी लेनी है। वो एनर्जी आपको बाहर जाओगे तो कुछ एंटीना लगाना पड़ेगा उस एनर्जी को मैक्सिमाइज रिसीव करने के लिए। उसका असर कम होता चला जाता है। ये बात समझना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। आपको एक 500 मिलीग्राम की गोली दी गई है, अगर उसको टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़े करके छोटा सा टुकड़ा लोगे तो आपको फायदा थोड़ी देगा। गोली तो पूरी लेनी पड़ेगी। तो भी वो आपके इतने बड़े शरीर को फायदा पहुंचाएगी। तो ये चीजें समझने की हैं। और आज का क्योंकि समय समाप्त हो रहा है तो मैं आज इतना ही करूंगा। ये कृष्णांश कथा के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते थे, तो वो उसका एक, उसमें जो सवाल आते थे उनको ये जवाब देते हैं हम लोग ऐसे। तो आप ये यूट्यूब में आप देख सकते हैं। आज क्योंकि निश्चल डेमोक्रेसी डे है, तो निश्चल डेमोक्रेसी डे के नाम से वीडियो होगा जो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अश्विनी कुच्छल चैनल पर दिख जाएगा, या 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट में जाकर के इसके बारे में पता कर सकते हैं। निश्चल टेम्पल्स लगे हुए हैं। 9999909149 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और मैं एक छोटी सी वो कहूंगा यहां पर, कथा हूं कहत जात हूं, कहत बजाए ढोल, श्वास तो खाली जात है, 3 लोक का मोल। ये एक छोटी सी पोएम थी, तो मैंने कहा सुना दो इसको आपको। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हुए प्रणाम।